स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग टॉप 14 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये इस सेशन का आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि उसमें हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। तो यहाँ पर भी हम लोग अपने दो एग्जाम से हम लोगों के सामने है, स्पेशली एमपी सब इंजीनियर और आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 को यहाँ पर टारगेट करते हुए टॉप 14 क्वेश्चंस का यहाँ पर सेशन लाए हैं। और पूरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन की हेल्प से आप अपने एग्जाम में 14 में से 14 नंबर लेकर आओ, मतलब फुल में से फुल मार्क्स। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले कि एग्जाम में अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो आपको मॉक टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको परीक्षा के एप्लीकेशन पर। परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और परीक्षा प्रो की आप लोग मेंबरशिप लेने के बाद इन मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को और बेहतर करो। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। अब पहला सवाल है, सबसे पहले आप लोगों के सामने क्या है कि भाई एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 28% का आपका डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपए का लाभ होता है तो आपको बताना है वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। अब ये सवाल में आपको कितना घुमाया है, आप लोगों का सबसे पहले जाएगा कॉन्सेप्ट कि भाई सेलिंग प्राइस निकालो, एमआरपी पर डिस्काउंट दे दो, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, वहां से आप बराबर करो, कंपेयर करो, लेकिन उतना आपको घूमना नहीं था। हाँ, बेसिक पॉइंट्स है तो मैं आपको बता देता हूं। सेलिंग प्राइस आप दो तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले एमआरपी जो आपकी है उसमें अगर आप डिस्काउंट दे दोगे या फिर डिस्काउंट को घटा दोगे तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। दूसरा आपका जो भी कॉस्ट प्राइस है, इसमें या तो प्रॉफिट होगा तो जोड़ देना, लॉस होगा तो घटा देना। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखते हो या देते हो, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर आपका रहेगा। और ये सेलिंग प्राइस निकालने का एक आपका तरीका है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन की एक जड़ को पकड़ लो, एक पॉइंट को पकड़ लो, और वो है इस 20% के साथ। मतलब आपको 20% का लाभ होता है। आपको जो 20% का लाभ हो रहा है वो लाभ आपके किसके बराबर है? वो लाभ, वो प्रॉफिट आपके 3080 के बराबर है। ये चीज समझ में आ रही? अगर 20% 3080 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 20% से 100% लाने के लिए आपको यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पर भी आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, ठीक है। यहाँ पर 5 3 15, 5 8 40 और यहाँ पर आपका 15,400, ठीक है। 15,400 ये हो जाएगा आपका 100%। मतलब ये कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गई, ये कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गई 15,400। आपको बताना क्या है, ध्यान से समझना बेटा। आपको बताना क्या है यहाँ पर? आपको बताना है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, आपको बताना है बिक्री मूल्य। और बिक्री मूल्य कैसे निकालोगे? मैंने बताया है, प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट में जोड़ देना, लॉस होगा तो घटा देना। यहाँ पर तो आपको प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया? 20% का। मतलब यहाँ पर आप 20% निकाल के यहाँ पर जोड़ देना तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। कितना हो जाएगा? 15,000, ठीक है। यहाँ पर 20% निकालोगे या फिर 120% निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 18,840। और यही हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर, मतलब आपका सेलिंग प्राइस। सवाल में उतना मत घूमना आप लोग जितना वो आपको घुमाना चाह रहे हैं। आप बस क्वेश्चन की जड़ को पकड़ना और उस जड़ को पकड़कर इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको मेन पॉइंट पकड़ना है क्वेश्चन का। आप ऐसे मत करना कि भाई रेशो निकालने लगे, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाला, फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया, फिर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस निकाला। कुछ भी नहीं करो, आप एक पॉइंट पकड़ दो कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का और वो प्रॉफिट की एक्जैक्ट आपको वैल्यू देके रखी। बस इतना आपके लिए बहुत है, इतना आपके लिए काफी है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल 20 सेंटीमीटर। अब इसे ध्यान से समझना, हर एक सवाल को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल है ये। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, एक दूसरे के समांतर है। बीसी इसका व्यास है, मतलब डायमीटर है। ए बी वृत्त के केंद्र से 6 मीटर आपका दूर है। बेटा बताना है जो जीवा सी डी है ना, इनकी लंबाई क्या है? जो जीवा आपकी सी डी है ना, जीवा सी डी, इनकी लंबाई क्या होगी? अब कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप लोगों की जो समस्या होगी ना, वो इस सवाल का डायग्राम है कि डायग्राम कैसे बनाओगे। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले एक गोला बना लो, क्योंकि वृत्त है, वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको करना क्या है? ये वृत्त का आपका केंद्र है, ठीक है।
20 सेंटीमीटर व्यास है, आप सभी को पता है व्यास की आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है, ये ए बी हो जाएगा, ठीक है, और ये सी डी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ये आपका सी डी हो जाएगा। बीसी वृत्त का व्यास है, बीसी वृत्त का व्यास है। हालांकि थोड़ा सा झुक गया, लेकिन झुकाना नहीं है इसको, थोड़ा सा इसे मिला दो, ठीक है। ये वृत्त का आपका व्यास है, मतलब ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। अब क्या बोला इन्होंने, ए बी वृत्त से 6 सेंटीमीटर दूर है, यहां से ये 6 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दूर है। और यहां पर तो जीवा सीडी की लंबाई बताओ, जीवा सीडी की लंबाई बताओ। एक बात बताओ, यहां से अगर मैं बोलूं ये भी 6, ठीक है, ये 6 ये भी 6, और ये यहां पर आपकी दोनों समांतर थी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10, ये भी 10, तो उस हिसाब से 6 और आपका यहाँ पर 10, उस हिसाब से ये तो बनेगा आपका 8, और सभी को पता है अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो इन दोनों को मिला दोगे तो कितना मिलेगा 16। सवाल आसान था पिछले वाले सवाल की तरह, बस आपको एक पॉइंट पकड़ना है इस सवाल का, और वो पॉइंट था आपका ये वाला प्रॉपर्टी। सवाल नया है, इसे आप लोग लिख लेना। सबसे ज्यादा जो आपको समस्या आएगी इस सवाल में वो होगी डायग्राम बनाने की। डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मेन लड़ाई है इसमें डायग्राम की, ठीक है। बाकी सब तो आप लोग कर लोगे कि 8 तो 8 16, और इस तरीके से आपका आंसर समझ में आया। आगे बढ़े, अगला सवाल। एक चाय विक्रेता 9 रुपए कप में चाय बेचकर 50% का लाभ अर्जित करता है। 50% प्रॉफिट मिलेगा जब वो एक चाय के कप को 9 रुपए में बेचेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सामग्री की कीमत 25% आपकी बढ़ जाती है, सामग्री की कीमत कितनी बढ़ गई आपकी 25%, ठीक है। उसने 10 रुपए प्रति कप की दर से चाय बेचना शुरू कर दिया। अब इन भाई साहब का लाभ परसेंट बताओ। सवाल बहुत अच्छा है। अब इन भाई साहब का आपको लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट बताओ, बताओ। देखो मैंने बोला कि भाई सबसे पहले ना आपको इस सवाल का जड़ पकड़ना है। जड़ कैसे पकड़ोगे यार, एक बात बताओ, लाभ कितने का हो रहा है? आप बोलोगे सर 50% का। ध्यान से समझना, मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। लाभ कितने का हो रहा है? 50% का। 50% बोले तो यहाँ पर 1/2, मतलब बेटा ये साफ था, 2 में अगर एक आर्टिकल खरीदते हो, एक का लाभ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको वो आर्टिकल 3 में बेचना पड़ेगा। 2 में खरीदा, एक का प्रॉफिट चाहा, तो आर्टिकल आपको 3 में बेचना पड़ेगा, जो किसके बराबर हो जाएगा आपके 9 के। तो 1 बराबर किसके? 3 के। आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी आपकी? वो 6 रुपए। मतलब आपने खरीदा कितने में हुआ? 6 रुपए में। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। 6 रुपए में अगर आपने वो आर्टिकल खरीदा, अब उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो 25% बढ़ जाती है। आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो 25% बढ़ जाती है। तो बेटा एक बात बताओ, 25% मतलब सबको पता है 1/4, मतलब साफ है 4 पर अगर 1 रुपए बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 रुपए। मतलब जो 6 रुपए है ना उसका आपको निकालना है 5/4। तो यहाँ पर 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, 5 3 15, मतलब यहाँ पर अब आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7.5। मतलब जो आर्टिकल अभी तक आपको मात्र 6 रुपए में मिला, जो चाय का कप अभी तक जो आपको 6 रुपए में पड़ रहा था ना, तब 9 में बेच रहे थे, अब वो केवल 6 से बढ़कर 7.5 में मिलेगा। और अब आपने चाय की कीमत भी बढ़ा दी, कितना? 10 रुपए। मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है? 7.5 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी? 10 रुपए। मतलब बेटा आपने कितना बढ़ा के बेच रहे हो? 2.5। किस पर बढ़ा के बेच रहे हो? 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 33 सही। 1/3% इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में यहाँ पर आपको 1/3% भी करना पड़ेगा, तब जाकर ये ऑप्शन आपका सही होगा, तब जाकर ये ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है, जैसे एग्जाम का अभी हाल ही का ट्रेंड है कि नए नए क्वेश्चन उठा के लाओ, ये उसी पैटर्न पर आपका सवाल है, ठीक है। अच्छा, सवाल अगर आपको अच्छे लग रहा हो ना तो आप लोगों को लाइक भी करना है और सेशन को आपको शेयर भी करना है। चलो अगला सवाल। और क्लास खत्म होने के बाद आपको फीडबैक में बताना भी है कि सर सवाल कैसे हैं,
ठीक है। तो मैं और अच्छे से सवाल आपके एग्जाम से पहले और अच्छे से सवालों की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। एक्स वाई जेड 18 देके रखा है, एक्स वाई जेड आपको 81 देके रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आपको 90 देके रखा है। आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है, ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। आपको यहाँ पर वैल्यू किसकी बतानी है, यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू बतानी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पर जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, इनकी आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है, इनकी आपको वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, फॉर्मूले आप लोगों को पता है, देखो आपके पास गिवन क्या क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड बराबर 18। एलजेब्रा में ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। आपको दूसरा देखे रखा है क्या, एक्स वाई जेड बराबर 81, ठीक है। आपको देखे रखा है एक्स वाई, यहां पर क्या देखे रखा है आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आपको 90, ये आपको देखे रखा है, ठीक है। बेटा देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि आप इस फॉर्मूले की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस आपका वाई क्यूब प्लस आपका जेड क्यूब प्लस आपका 3 एक्स वाई और आपका जेड बराबर में आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड, और दूसरे कोष्टक में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का आपका जेड एक्स, यही मिलेगा। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, आई होप ये फॉर्मूला आप सभी को पता हो, नहीं पता हो तो मैंने लिख दिया, आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि ये बिना इस फॉर्मूले के सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब आपके पास सारी चीजें हैं, बस कमी का की थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनकी कमी थी, और इनके लिए स्पेशली आप लोगों को एक मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या, एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड का होल स्क्वायर माइनस आपका 2 एक्स वाई प्लस आपका वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स, ये फॉर्मूला। तो यहां पर बेटा इनकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 18 का स्क्वायर करोगे 324 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मतलब 90, यही आएगा। तो यहां पर कितना आएगा, 324 में से अगर 180 घटा दोगे तो यहां पर कितना मिलेगा, 4 में से 8 जीरो जाएगा 4, 2 और 2 आपका 4, और यहां पर आपका 144, मतलब ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब सारी तो वैल्यू आपके पास है, अगर सभी वैल्यू है आपके पास तो यहां पर उठाकर पुट करो, यहां पर कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका जेड क्यूब प्लस 3 एक्स वाई जेड मतलब यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करना, 3 एकम 3 8 3 24 बराबर यहां पर कितना आएगा, एक्स वाई जेड इनका सम कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब 144 एक्स वाई जेड घटा दोगे तो यहां पर कितना आएगा आपका 4 4 और एक आपका यहाँ पर 5 54, यही आना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा क्या माइनस 3xy होगा यार, माइनस 3xy, यहाँ पर माइनस करो, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस आएगा, यहाँ पर ये भी माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 3xy माइनस, और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 18 4 72, 7 कैरी करोगे 18 5 90 90 और 7 आपका 97 97, यही होना चाहिए। ये इस साइड लेकर लाओगे और जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 972, और यहाँ पर 243, और यहाँ पर आएगा 3 और 2 5 7 4 11, कैरी करो 10 और 2 आपका 12 12 15। लेकिन ये तो केवल इतने की वैल्यू निकाली आपने, ये तो केवल इतने की वैल्यू निकाली, कितनी 1215। बेटा ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली देखे रखी आपको 81, ठीक है, एक्स वाई जेड 81। तो इनको अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर 5 और 1 आपको 6 मिलेगा, 8 और 1 आपको 9 मिलेगा, 2 1 मतलब 1296 मिलेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर देखोगे ना, रूट है 4 का, रूट है आपका 4 का, ठीक है, रूट है आपका 4 का, तो करोगे क्या यहाँ पर, अगर इसका क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा आपका 6 आंसर आना चाहिए। ये सारे ऑप्शन गलत है, ये हो सकता है लेकिन यहाँ पर इसका 6 की पावर 4 आएगा, 6 की पावर 4 आएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा समझना, ऑप्शन भले ही आपको नहीं मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझो, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस सवाल में, दो फॉर्मूले को मिलाकर एक सवाल जो बनाया है, आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी कर लोगे, आगे बढ़े। अगला सवाल, टाइम एंड वर्क। बिना टाइम एंड वर्क के आपका कोई भी पेपर नहीं बनेगा। टाइम एंड वर्क तो आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा,
ठीक है। तो हम लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे टाइम एंड वर्क में जो जनरली हम लोग छोड़ देते हैं, या फिर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उस पैटर्न के सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोगों से गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सवाल आप लोग ध्यान से देखना। 4 आदमी 6 लड़के, 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 आदमी 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो चेन रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ टाइम एंड वर्क में। चेन रूल मतलब M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन आपका W2। बस उसी फॉर्मूले को, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको फिट लगाना, फिट बैठाना है। कैसे समझना? 4 आदमी, ठीक है, 4 यहाँ पर आदमी है प्लस 6 लड़के हैं, ठीक है। कितने दिन में करेंगे? 8, अपनी अपनी रेट से करेंगे, ठीक है। और इतना ही काम 6 आदमी प्लस 4 लड़के, इतना ही काम 4 लड़के 7 दिन में करेंगे। कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, तो आप एक काम करो, इनका मल्टीप्लाई करो। 8 4 32 प्लस 8 6 48 बी बराबर 6 7 42 प्लस 7 4 28, यही आएगा M, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 10M। माइनस को निगलेक्ट करना, क्योंकि माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 48 और 28 यहाँ पर कितना मिलेगा? 20B। तो यहाँ पर M बटे B बराबर 2/1। मतलब आपके सामने सारी परिस्थितियां आ गई कि भाई एक आदमी 2 की रेट से काम करेगा, तो वहीं एक बालक, एक बच्चा, एक लड़का 1 की रेट से काम करेगा। अब आपको चाहिए टोटल वर्क, अब आपको चाहिए टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालोगे? अब या तो यहाँ पर M और B की वैल्यू पुट करो, या यहाँ पर M और B की वैल्यू पुट करो। यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर कितना करोगे? 4 दूनी 8, 8 और 6 आपका 14, 4 दूनी 8, 8 और 6 आपका 14, ठीक है। 14 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका 8। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना होगा? ये वाला पार्ट। टोटल वर्क यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये काम करवाना किससे? 14 इंटू 8, ठीक है। ये काम करवाना किससे? 14 मल्टीप्लाइड बाई आपका 8। ये काम करवाओगे किससे? 5 आदमी से 4 लड़कों से। एक आदमी की रेट है 2 और एक लड़के की रेट है 1। तो यहाँ पर करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पर करेंगे 4, मतलब दोनों मिलकर यहाँ पर डे 14 काम करेंगे। यहाँ पर डे दोनों मिलकर 14 काम करेंगे। तो ऐसे इतना समय लेंगे, तब जाकर 14 इंटू 8 काम करेंगे। तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी आएगी? 14 से 14 कैंसिल आउट, 8 आएगा। मतलब बेटा ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान से समझना है। इस टाइप के सवाल आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे। और स्पेशली आपका चेन रूल मतलब M1 D1 और आपका H1 और आपका अपॉन में W1 बराबर M2 D2 और आपका H2 अपॉन में आपका W2। ये मेन कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अगला सवाल है आपका 32 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार बर्तन है, आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर का एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर कितना वृद्धि हो जाएगा, ये आपको बताना है। बर्तन में पानी के स्तर में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। यार एक बात बताओ, सबसे पहले यूनिट देखो, यूनिट बराबर है यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट में कोई लोचा नहीं, कोई लोचा नहीं। तो यहाँ पर इस बेलन का आयतन कितना आएगा? आप बोलोगे सर बेलन का जो आयतन है ना, बेलन का जो आयतन होता है वो आपका πr² होता है, πr²h, ठीक है। गोले का आयतन अगर आप देखोगे ना, गोले का होता है 4/3 πr³। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम बराबर ही आपको वॉल्यूम के करना, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। यहाँ पर आप अगर देखोगे πr², 32 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? 16 इंटू आपकी 16। πr²h कितने की वृद्धि हो जाएगी? इतने की वृद्धि हो जाएगी। कब? जब इस गोले को इसमें उड़ेल दोगे, मतलब 4/3 πr³ r³ कितनी? 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई आपका 12, यही होना चाहिए, ठीक है। कैंसिल आउट क्या करोगे? कैंसिल आउट यहाँ पर करोगे पाई से पाई को, ठीक है, ठीक है। 3 से काटोगे 3 4 12, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे यहाँ पर
3 बार, ठीक है। 4 से काटोगे यहाँ पर 3 बार, ठीक है। 4 से काटोगे ये 4 बार जाएगा और 4 से काटोगे 3 बार, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 9 की। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आप कुछ मत करना, वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर कर देना। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार आप लोग सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। वैसे मैं एग्जाम से पहले एक क्लास में, मतलब छोटी सी क्लास लूंगा जिसमें सारे आपके मेंसुरेशन, सारे आपके अर्थमेटिक के फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन फिर भी अभी से आप लोग इनको रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आप लोगों के पास लोड ना बढ़े। अगला सवाल कि यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई आपको देखे रखी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है यहाँ पर आपकी a प्लस बी, तो आपको बताना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का स्क्वायर का एरिया बता दो, स्क्वायर का आपको बताना है यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर कोई भी स्क्वायर है, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। ये अगर साइड ए है तो ये हो जाएगी कितनी? a√2, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे इनका? a स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालोगे इनका? 4a। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या दे दिया? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण मतलब a√2 जो बराबर है आपका a प्लस बी के। तो यहाँ पर a की वैल्यू मतलब इस भुजा की, इस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आएगी? a प्लस बी बटे आपका √2। अगर इनका एरिया निकालोगे तो इनको स्क्वायर करोगे, मतलब a स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे 2। ये आपका आंसर होना चाहिए। आप सीधे तरीके से इस तरीके से भी बोल सकते हो कि 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्सपांड करना चाहो तो एक्सपांड भी कर सकते हो कि a स्क्वायर a प्लस बी का आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख गया, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख गया, बस यहाँ पर आपका काम खत्म। तो इस तरीके से इन चीजों को आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब जैसे आपके सामने वर्ग का सवाल आए, मतलब जो भी आपके सामने सवाल आए, तो इनके पीछे की पूरी कहानी, जैसे मैंने यहाँ पर इनको फॉर्मूले आपको बता दिए, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चाहे वर्ग आए, इससे पहले आपका जो बेलन आया था, शंकु आया था, कोई भी चीजें हैं आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत आपको दे दिया, ठीक है। देखो कुछ चैप्टर हैं जिनसे तो आपको 110% सवाल देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे आपका टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज हो गया, आपका एवरेज हो गया। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से आप लोग देख लेना। कोई भी अगर इनके टाइप में आप लोग उलझते हो, फंसते हो, तो उन्हें एक बार देख लेना आप लोग। इनसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग का टारगेट पूरे में से पूरे का है, मतलब 14 में से 14 का है, तो कोई भी पॉइंट पर आप वीक नहीं पड़ने चाहिए। अगर आप लोग का टारगेट फुल में से फुल का है तो ठीक है। हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि 10 तक आ जाए, 8 तक आ जाए, 9 तक आ जाए, वो बात अलग है। वैसे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको टारगेट अपना मैक्सिमम रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम हर सब्जेक्ट में लाना पॉसिबल नहीं है। तो आप उन सब्जेक्ट को टारगेट करो जिनमें पॉसिबल है, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। जीएस में आप नहीं ला पाओगे, हो सकता है सब्जेक्ट के पेपर में भी आप उतना स्कोर ना कर पाओ, लेकिन हाँ इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से आप अपना जो रॉ स्कोर है ना अपने एग्जाम का, उसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में बेस्ट है मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये सवाल आप लोगों के सामने है। पांच संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है? 30। तो यहां पर कितना मिलेगा आपको? 150, ठीक है। एक संख्या हटा दी, कितनी हो गई? 4। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 31। तो यहां पर कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। अब यहां पर जो आपने एक संख्या हटाई है, उस एक संख्या की वैल्यू कितनी होगी? 10 में से 4 जाएगा तो मिलेगा कितना? 6। 10 में से 4 जाएगा मिलेगा 6, 4 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 2, मतलब टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी उस हटाई गई संख्या की? 26। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बेसिक सा सवाल है जो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, एक वृत्त की जीवा AB और CD बढ़ाने पर एक बिंदु, अब ये सवाल आप लोग समझना। अब इस प्रॉपर्टी पर, मतलब ये वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है, इस पर 3 टाइप के सवाल बनाए जाते हैं। पहले आप लोग सवाल देख लो। P पर मिलती है, AB की लंबाई दे दी 6.3, BP की लंबाई दे दी 4.5, C और D की लंबाई दे दी आपकी 3.6। आपको P और D की लंबाई बतानी। देखो ध्यान से समझना, पहला कॉन्सेप्ट क्या है?
ये एक वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और इन दोनों से इस बिंदु से दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ए और बी। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, पी ए बराबर हो जाएगा आपका पी बी। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, ठीक है, यहां पर दूसरा आपको ये याद रखना है, ये आपका P, ये आपका T और ये आपका A, ये आपका B। ठीक है, तो यहां पर क्या याद रखोगे आप, PT स्क्वायर बराबर आपका PA, ठीक है, PA मल्टीप्लाइड बाई आपका PB। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, ये वाला, कि एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है और उन बिंदु से दो वृत्त की कटान रेखाएं डाली जाती हैं, जिन पर आपका ये P, ये आपका A और ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D, ये D। ठीक है, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी याद रखोगे, PA मल्टीप्लाइड बाई आपका PB बराबर आपका PC मल्टीप्लाइड बाई आपका PD। ये तीन प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये तीन प्रॉपर्टी आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए इस सवाल से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, दो वृत्त की जीवाएं हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले आप ये वृत्त की आपने जीवाएं बनाई। ठीक है, P बिंदु पर मिलती है। ठीक है, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, AB 6.3, ये आपका 6.3। ठीक है, B और P 4.5, C और D 3.6 और यहाँ पर आपका PD की आपको लंबाई बतानी है। ऐसे अननोन फैक्टर आप x भी मान सकते हो या फिर आप क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीजों को आप लोग यहाँ पर समझना। अब मैंने अभी बताया आपको थर्ड प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, यहाँ पर PA मतलब कंप्लीट 6 4 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाई आपका 6 4 10 दशमलव आपका 5 और 3 8 और मल्टीप्लाइड बाई आपका PB मतलब 4.5 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई आपका x प्लस 3.6। क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं इनका मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 3.x बराबर यहाँ पर कितना आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आपका 108 और आपका 48, 8 5 यहाँ पर 48 आएगा, 45 सॉरी 45, 8 5 40, 40 मतलब 4 कैरी करोगे, 8 4 32 और 4 आपका 36, 36 मतलब 3 कैरी करोगे, 5 एकम 5 और 3 आपका 8, 4 एकम 4 मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा 48 पॉइंट आपका 6। ये आपका आना चाहिए 48.6। मतलब यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3 पॉइंट, ये एक्स लगा लेना, ठीक है, 3.6x माइनस आपका 48.6 बराबर आपका 0, बराबर यहाँ पर आपका 0। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करो तो 48.6 मिले और यहाँ पर इनका अगर डिफरेंस निकालोगे तो 3.6 मिले, डिफरेंस निकालोगे तो 3.6 मिले। तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, एक्स स्क्वायर ऐसे नंबर मिलेंगे 9 इंटू आपका 5.4, ठीक है, 9 प्लस आपका 9x माइनस आपका 5 पॉइंट यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5.4x माइनस आपका 4.8 48.6 बराबर आपका 0, यही होगा। अब अगर यहां से मैं बोलूं, यहां से बोलूं कि x को कॉमन ले लो तो आप क्या बोलोगे x प्लस 9, ठीक है, माइनस आपका 5.4, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा x प्लस 9, यही आना चाहिए बराबर 0। मतलब साफ है कि यहां पर क्या आएगा आपका x प्लस 9 और दूसरे कोष्टक में आएगा x माइनस आपका 5.4। तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आएंगी, पहली पॉजिटिव की आएगी 5.4 और नेगेटिव की आएगी 9। तो हमेशा आप लोगों को पता है कि आप लोग पॉजिटिव की वैल्यू ही कंसीडर करते हो, तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर जो समझने वाली सबसे बड़ी बात है ना, वो है इन तीन कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ पर इन तीन कॉन्सेप्ट में भी सबसे ज्यादा आपके लिए फेवरेट रहेगा ये आपके एग्जामिनर के हिसाब से, सबसे ज्यादा ये, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपके सामने चीजें देखने को मिले। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना, ये एक बार आप लोग देख लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है।
आप चाहो तो इस बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू कैसे पुट करोगे, देखो वैल्यू कैसे पुट करोगे, ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर ली। कैसे, यहाँ पर आपको पता है कि 10.8 है, ठीक है, और यहाँ पर 4.5 है। तो यहाँ पर आप वैल्यू कैसे पुट करोगे कि x की वैल्यू आपने मान के चलो 5.4 ही रखी, तो 5.4 और मल्टीप्लाई क्या करोगे इनका 9, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ये भी आप लोग कर सकते हो। इस तरीके से भी चीज़ों को आप यहाँ पर ले जाकर सॉल्व कर सकते हो। बराबर में आना चाहिए, मतलब LHS बराबर आपका RHS होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग देख सकते हो। और ये है आपका बाई ऑप्शन, ठीक है, बाई ऑप्शन। हालांकि बाई ऑप्शन तो अलग बात है, आपको मेन कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, और ये तीन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, ये भी आपको आने चाहिए। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है ये, पार्टनरशिप के हो सकता है, वैसे जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में सवाल आए, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो इस पैटर्न पर बेस्ड आएगा, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल है आप लोगों के सामने, 3 साझेदार है ABC, व्यापार शुरू करते हैं। A कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, B शेष राशि का 25% निवेश करता है, शेष C निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में कुल आपका 2,19,000 का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है A का हिस्सा क्या होगा, A का हिस्सा यहाँ पर क्या होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, अगर उस सवाल में आप लोगों को फ्रैक्शन कहीं मिलता है, अगर उस सवाल में आप लोगों को कहीं भी फ्रैक्शन मिलता है, तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन को आप लोग खत्म करोगे। फ्रैक्शन खत्म करने का बेस्ट तरीका मैं सवाल में आपको बताने वाला हूँ। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। मैंने बोला यहाँ पर 3 साझेदार है, A B और आपका ये C, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे 33 सही 1/3%, मतलब सबको पता है 1/3, ठीक है। 25% यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबको पता है 1/4। जब भी आपके सामने फ्रैक्शन आए ना, तो आप यहाँ पर जो बेस है ना 3 और 4, इनका LCM ले लो या फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा 12। मतलब टोटल इन तीनों ने मिलाकर 12 पैसे को लगाया, 12 यूनिट लगाया, बिजनेस में 12 यूनिट को इन्वेस्ट किया। 12 में से अगर आप देखोगे यहाँ पर, 12 में से अगर आप देखोगे यहाँ पर 1/3 निकालोगे तो कितना, A ने 4 रुपए लगाया होगा, ठीक है। B ने 25% मतलब 1/4, B ने 3 रुपए लगाया होगा। अब 4 और 3 7 तो इन दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया। A कितना करेगा, सॉरी C कितना करेगा, बचा हुआ 7 और 12 का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 आना चाहिए। और इनका जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो भी आपको इन्हीं तीनों के अनुपात में बांटना चाहिए या बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर खुद बताओ, 4 3 7 और 5 12, 12 बराबर आपका प्रॉफिट किसका है, 219,000, ठीक है। तो एक बराबर कितना आएगा, कैंसिल आउट करोगे, 12 एकम 12, ठीक है, 8 और 1 9, 12 8 96, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 12 एकम 12, 8 और 1 आपका 9, ठीक है, 12 8 96, 96 मतलब 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये होना चाहिए, 12 पंजे 60। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पर A का कितना प्रॉफिट होगा। A का मतलब 4 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। 25 4 100, 100 मतलब यहाँ पर क्या करोगे, 100 मतलब एक कैरी करोगे, ठीक है। 18 4 72 और एक आपका 73, तो यहाँ पर 73,000 आपको देने पड़ेंगे C को, 73,000 आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे किसको, C को। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कर लोगे इस टाइप के सवाल। देखो 14 जो सवाल आएंगे ना आपके एग्जाम में, तो 14 में से आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कि एक सवाल आपका टाइम एंड वर्क का। अब ये आपका जो पार्टनरशिप का है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में सवाल आए, और कोई जरूरी नहीं है। पिछली बार के अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो जरूर एक आधी ही शिफ्ट में आपको पार्टनरशिप के सवाल देखने के लिए मिले, ठीक है, एक आधी शिफ्ट में। मेंसुरेशन से आपके एग्जाम में, मेंसुरेशन से आपके एग्जाम में 110% सवाल देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन हो गया आपका, ठीक है। उन टॉपिक को अभी इसे अच्छे से करके रखो जिनसे 100% संभावना रहेगी, ठीक है। जियोमेट्री से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। एलजेब्रा से भी मिल सकता है, एक सवाल आपको एलजेब्रा से भी मिल सकता है। परसेंटेज से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है।
टाइम एंड वर्क से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल और कंपाउंड से सवाल देखने को मिलेंगे। अरे 14 ही तो आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर टॉपिक देखोगे तो टोटल 28 है। तो अभी से उन फोकस टॉपिक को मत लगाना, मतलब ऐसे देख लो 2 टॉपिक में से एक सवाल आएगा, तो ऐसे उन फोकस टॉपिकों को हटा देना जैसे जिनसे आपकी संभावना बहुत कम रहेगी। और ये भी आपका कहीं ना कहीं उसी में है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है, लेकिन संभावना बहुत कम रहेगी आपके एग्जाम में आने की। फिर भी बीच बीच में हम लोग ऐसे एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस या रिवीजन के तौर पे लेकर आते रहेंगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना होनी पड़े। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब यहां पर ध्यान से समझना, मैं हर एक सवाल में आपके पीछे की जो भी कहानी होगी, पीछे का जो भी आपका बैकग्राउंड होगा, जो भी आपका रिवीजन का पार्ट होगा, वो हर एक सवाल में कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके वो सारे रिवीजन आपके हो सके। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी है, डी भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एडीसी और बीएसी आपका बराबर है। सी ए की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर है, सी और डी की वैल्यू आपकी 8 सेंटीमीटर है, सी बी की आपको वैल्यू बतानी है यहाँ पर कितनी होगी। सबसे पहला आप लोगों के सामने समस्या होगी कि भाई इनका डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बना भी लोगे तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, तो ये सारी चीज आपके सामने आने वाली है। अब इस सवाल से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके सामने एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके सामने एक ट्राइंगल हो गया। अब क्या करोगे, इस ट्राइंगल के नामकरण कर दो, ए बी और ये आपका सी, यही हो जाएगा। एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है, ये डी हो गया, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, एडीसी, ध्यान से समझना, ये वाला जो एंगल है ना एडीसी, ये वाला जो एंगल है वो बीएसी के बराबर हो जाएगा। ये जियोमेट्री का आपका सवाल है, ट्राइंगल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहां पर देखोगे तो ध्यान से समझना, यहां पर सबसे पहले, ठीक है, सी और ए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, सी और डी 8 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है। और सी बी की आपको लंबाई बतानी है, बी सी की आपको लंबाई बतानी है, यहां पर क्या होगी, इनकी लंबाई बतानी है। अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हो कि यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट करो और अपना आंसर आ जाए? नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपका रिवीजन करा देता हूँ और आपको बता भी दूंगा कि ऐसे अगर सवाल आएंगे तो आप किस तरीके से इनको डील करोगे। देखो, सिमिलरिटी सभी ने सुनी होगी, सिमिलरिटी मतलब समरूपता, समरूपता सभी ने देखी होगी, और ये आपको कहाँ मिलेगी, आपके जियोमेट्री में ट्राइंगल के पार्ट में। यहां पर करते कि हम दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं, दो ट्राइंगल को समरूप करते हैं। और समरूप कैसे करोगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल बराबर कर लो। अगर मैं यहां पर एक बड़े ट्राइंगल की बात करूं, ए बी सी और ए डी सी, इनमें सिमिलरिटी लगाऊं, कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी और ए डी सी, इनमें अगर सिमिलरिटी लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, मुझे इन दोनों के दो दो ट्राइंगल बराबर करने पड़ेंगे। बड़े ट्राइंगल का एंगल ए और छोटे ट्राइंगल का एंगल डी बराबर है, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एक और बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अपने पास एक इलाज है, ये वाला। भाई ये वाला जो है ना, ये दोनों में कॉमन ट्राइंगल है, कॉमन एंगल है, और ये तो ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी में सी कॉमन है, ए डी सी में भी सी कॉमन है, जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो दोनों में बराबर ही हो जाएगा। अब सिमिलरिटी लगाओगे कैसे? पहला ट्राइंगल आप कोई भी ले लो, आप पहला ट्राइंगल कोई भी ले लो जो आपका दिल करे। बड़े वाले में लगाना है इस वाले एंगल की सिमिलरिटी। पहला वाला ले लिया आपने ए बी सी, ठीक है, या फिर आपने ले लिया ए सी, ट्राइंगल ए सी, ठीक है, ए सी और आपका बी, ये ले लिया। लेकिन पहले वाले को तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, दूसरे वाले में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसे समझना, पहले वाले का एंगल किसके बराबर है, एंगल डी के, तो आपको सेकंड वाले में एंगल बराबर रखना है, मतलब जो एंगल ए का है वही एंगल डी का है। अब सी एंगल दोनों में कॉमन था तो बराबर एंगल, और बचा हुआ बी और यहाँ पर अलग वाला, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए। मतलब साफ है
कि जब भी आप दो ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाते हो, समरूपता लगाते हो, तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, पहले वाले ट्राइंगल के कोई से भी आप एंगल उठा लो। अब पहले वाले ट्राइंगल के उठाए गए एंगल के अकॉर्डिंग आपको दूसरे वाले एंगल फिट बिठाने हैं। जैसे एंगल ए, एंगल डी, ठीक है, एंगल सी, एंगल बी और ए अलग अलग, मतलब दो एंगल आपको सही करने हैं। अब बेस्ट तरीका बता रहा हूं सिमिलरिटी को लगाने का, ठीक है। आप लोग करोगे क्या, पहले इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों, पहले इन दोनों को, इन दोनों को और फिर इन दोनों को, मतलब AC बराबर होगा आपके DC, CD के बराबर BC बटे आपका BC मतलब AC के बराबर AB बटे आपका AD, ये हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू उठाकर पुट करो, AC 12 है, C और D 8 है, बराबर B और C की वैल्यू आपको निकालनी है, नहीं पता। A और C 12 है, बराबर A और B बटे A और D। अब आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो आपको वैल्यू निकालनी है इन तीन में से दो वैल्यू उठा लो। आप चाहो तो इन दोनों को उठा सकते हो, चाहो तो इन दोनों को, चाहो तो इन दोनों को। यहाँ पर मैं इन दोनों को उठा लेता हूं और इनकी वैल्यू निकाल लेता हूं, मतलब साफ है कि यहाँ पर क्या करोगे, BC मल्टीप्लाइड बाई आपका 8 बराबर 12 मल्टीप्लाइड बाई आपका 12, यही होना चाहिए। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 3 12, 2 से काटोगे 6, मतलब BC की जो वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई आपकी 6, मतलब बेटा 18 आनी चाहिए। और यही सवाल का आपका कितना BC, ठीक है, BC की आपको वैल्यू पूछी ना, BC 18, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको सॉल्व करना, सिमिलरिटी देख लेना, पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में सवाल यहां से बने। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही सवाल में मैं पूरी सिमिलरिटी आपको रिवाइज करा दूं, रिकॉल करा दूं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अभी तो आपको आई होप सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इनको और अच्छे से समझना है तो एक एक पॉइंट आप लोग वापस से इसे नोट करना और वापस से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। जो भी सिमिलरिटी के सामने आप सिमिलरिटी के क्वेश्चंस आपके सामने आए, आप इसी कॉन्सेप्ट से लगाना। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ये वाला, बिल्कुल बेसिक तरीके से कि आप कैसे सिमिलरिटी दो ट्राइंगल में लगाते हो। दो ट्राइंगल में लगाने के लिए दो एंगल आपको बराबर करने पड़ेंगे और एक एंगल आपको नहीं भी बराबर है तो चलेगा। देखो सिमिलरिटी मतलब समरूपता और सर्वांग समता में अंतर है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, इनमें अंतर है। सिमिलर कैसे कि भाई मेरे हाथ की 5 उंगली आपके हाथ की, मेरे सीधे हाथ राइट हैंड की 5 उंगली आपके राइट हैंड की 5 उंगली के समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड और अपने राइट हैंड को मिला लिया तो आपको मेरा केवल लेफ्ट हैंड दिखेगा, पीछे का राइट हैंड नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। समरूप नहीं है ये एक दूसरे के, समरूप नहीं है लेकिन सर्वांग सम है। यही मेरा राइट हैंड आपके राइट हैंड के समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। हो सकता है आपके राइट हैंड के बाद अगर मैं अपना राइट हैंड रखूं तो विजिबल हो। ये जुगाड़ बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जुगाड़ है पहचानने की कि क्या समरूपता है क्या सर्वांग समता है। तो ये आपको इस तरीके से यहां पर समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। पांच आदमी और यहां पर दो लड़के किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिन में करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाएगा। आज ही के सेशन में हम लोगों ने इस टाइप का एक सवाल सॉल्व किया था। जिसे बोला था चेन रूल, और ये मिलेगा आपको टाइम एंड वर्क में। थोड़ा सा आप अपना समय लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले करोगे क्या, 5 आदमी प्लस 2 लड़के, ठीक है, यहां पर 30 दिन में काम करते हैं। फिर उसके बाद 7 आदमी, इतना ही काम, 7 आदमी और 10 लड़के, 15 दिन में करेंगे। सबसे पहले करोगे क्या, आदमी और लड़कों की आप कार्य क्षमता निकालो। कैसे निकालोगे, 15 से काटोगे, 15 दूनी 30, ठीक है, 5 दूनी 10 M प्लस 2 और 2 4 B,
बराबर यहाँ पर कितना आएगा 7m प्लस आपका 10b। तो यहाँ पर घटाओगे तो मिलेगा 3m बराबर यहाँ पर 6b, m/b बराबर कितना आएगा आपका 2/1। मतलब साफ है, आदमी और लड़के की कार्य क्षमता आपको पता चल गई। अब आपको जरूरत है टोटल वर्क की, कहीं से भी निकालो, यहां से निकालो या फिर यहां से। तो मैं यहां पर m और b की वैल्यू पुट करता हूं, 5 दूनी 10 और 2 12। टोटल अगर वर्क निकालूंगा तो 5 दूनी 10, 10 और 1 2 1 2, 10 और 2 12 मल्टीप्लाई यहां पर कितना आएगा आपका 30। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क 360। ठीक है, अब ये करवाना है आपको किससे, 4 दिन में। 4 दिन में करवाओगे तो एक दिन में कितना करवाओगे आप, 90। एक दिन में कितना काम होगा, 90। तो यही तो आपको देखना है, एक दिन में 90 काम होगा तो 40 पुरुष, 40 पुरुष मतलब एक पुरुष करेगा 2 की रेट से काम। एक पुरुष किसकी रेट से, 2 की रेट से। तो 40 दूनी 80 काम ये लोग करेंगे, प्लस इतने आदमी लगेंगे या फिर इतने लड़के लगेंगे, तब जाकर आपका ये 90 काम होगा। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस निकालो कितने लड़के लगेंगे, 10 लड़के लगेंगे। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो चेन रूल से एक सवाल फिक्स है आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको मिलेगा। तो इनको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लेना, जैसे भी आपको सवाल देखने को मिले आप इस तरीके से सॉल्व करना। सबसे पहले करोगे क्या, रेट निकालोगे, उसके बाद टोटल वर्क, और फिर जो कंडीशन आपको देखे रखी आप उस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल देखना, ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी आपकी 49,600 हो जाती है, और 5 वर्षों में 56,000 हो जाएगी। अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में राशि आपकी दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि आपकी दोगुनी हो जाती है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको देखे क्या रखा है, 3 साल में, 3 वर्ष में अगर ये पैसा आपका हो जाता है, मतलब कहीं भी अगर आपको देख जाए हो जाता है, इट बिकम्स, तो समझ जाना जो पैसा देके रखा है वो आपका प्रिंसिपल नहीं है, वो पैसा आपका अमाउंट है। क्या है आपका अमाउंट। तो यहां पर कितना है 49,600। ठीक है, 5 साल में कितना हो जाएगा आपका 56,000। मैं बोलूंगा बेटा 2 साल में ये पैसा कितना हो गया, ये 2 साल में आपका पैसा कितना बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर 2 साल में, ठीक है, 6,400 बढ़ गया। 2 साल में कितना बढ़ गया, 56,000 में से अगर 49,600 घटाओगे तो 6,400 बढ़ जाएगा। ठीक है, 6,400। तो 2 साल में अगर ये 6,400 बढ़ गया है, 2 साल में कितना बढ़ेगा 6,400, तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा आपका 3,200। मतलब साफ है, अगर 1 साल में 3,200 बढ़ेगा तो अब या तो आप 3 साल का ब्याज निकालो या फिर आप 5 साल का ब्याज निकालो। 3 साल का निकालोगे तो 3 साल का आपका ब्याज कितना होगा, 3 और 3 9, 3 दूनी 6, मतलब 9,600 रुपए तो आपको ब्याज के ही मिलेंगे 3 साल में। अमाउंट अगर आपका यहाँ पर 49,600 देके रखा है, ब्याज आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको यहाँ पर 9,600 देके रखा है, तो साफ है प्रिंसिपल आपका यहाँ पर 40,000 होगा। इसमें तो कोई किसी को परेशानी नहीं, प्रिंसिपल आपका कितना होना चाहिए 40,000। ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में ना हर साल एक बराबर ब्याज मिलता है, इसके पीछे का रीजन है क्या, कि हर साल आपको प्रिंसिपल पर ब्याज देना, हर साल आपको प्रिंसिपल पर ब्याज देना, और प्रिंसिपल पर ब्याज 1 साल का आपका है 3,200, यही तो था 3,200, जो किस पर मिला होगा आपको, यहाँ पर ये मिला होगा आपको 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब यहाँ पर 4 8 32, मतलब 8% की रेट आपकी होनी चाहिए। अब इस रेट को आप 2% बढ़ा दोगे, मतलब 8 से अब कितनी हो जाएगी आपकी 10%, 8 से कितनी हो जाएगी आपकी 10%। अब साफ है कितने वर्षों में वो पैसा आपका 2 गुना हो जाएगा। एक बात बताओ ध्यान से समझना, ब्याज पैसा 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1 रुपए लगाओगे 2 रुपए हो जाएगा, मतलब ब्याज भी कहीं ना कहीं 1 रुपए मिला होगा। 1 रुपए नहीं 100% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपए लगाया और 1 रुपए और बढ़ाकर आपने 2 रुपए बना लिए, मतलब ब्याज 1 रुपए मिला होगा ना, 1 नहीं 100% मिला होगा। और 1 साल में आपको मिलेगा कितना 10%, तो 100% लेने के लिए आपको टोटल 10 साल तो देने ही पड़ेंगे, 10 साल देने पड़ेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के मॉक टेस्ट का आपका आखिरी सवाल, कोशिश करना हर कोई इस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सके, ठीक है। अच्छा सवाल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पर बेस्ड सवाल है। अब आपको देखना है इस सवाल को कि एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AC और BD एक दूसरे को P पर काटेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे। AB बराबर AC के, BAC 48 है, ADC की आपको वैल्यू यहाँ पर बतानी है क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है क्या होगी। देखो जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले करोगे क्या, एक वृत्त बना दो। या आपने एक वृत्त बना दिया, गोल नहीं बना तो फिर से बना देना, ठीक है। वृत्त लेकिन होना चाहिए गोल, फिर से गोल नहीं बना, कोई बात नहीं, लास्ट बार बनाएंगे जैसा भी बने, ठीक है। ये होता है अंतिम बार की मेहनत। जब दिमाग में मन में आ जाता है ना कि भाई ये आखिरी चांस है, तो मेहनत ऐसी होगी, थोड़ा बहुत अंतर आएगा लेकिन परफेक्ट मेहनत होगी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग दिमाग में अभी से बिठा लेना, ये जो एग्जाम है ना, ये आपका आखिरी एग्जाम है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी देने की। देना है तो इससे बड़ा एग्जाम देंगे, इससे छोटे नहीं देंगे, क्योंकि इसमें अपना सिलेक्शन डन है। ऐसे जब आप अपने मन में ये चीज बिठा लोगे ना, तब रिजल्ट सामने आपको दिखेगा। चक्रीय चतुर्भुज है ये आपका ABCD, ठीक है। ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C और ये आपका D, ठीक है। AC और BD एक दूसरे को यहां पर P पर प्रतिच्छेद करेंगे। किस पर? P पर। AB बराबर है AC के, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या है, AB बराबर है आपके AC के, ठीक है। AB बराबर हो जाएगा आपके AC के। BAC ये आपको देखे रखा है 48, ठीक है। एक बात बताओ, अगर दो साइड बराबर है तो दो साइड के सामने उनके एंगल भी बराबर होंगे, मतलब इस साइड के सामने ये वाला एंगल बराबर होगा, इस साइड के सामने ये वाला एंगल बराबर होगा। और ABC एक ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 180 के होंगे। 180 के होंगे तो 48 घटा देना तो बचेगा 2, और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा 3, मतलब 132 को आपको इन दोनों में बांटना है, मतलब कितना जाएगा, 66। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आप लोगों को मैंने काफी बार बता के रखी है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। अगर ये 66 है तो 180 में से अगर घटा दोगे 66 तो मिलेगा कितना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, मतलब 7 में से 6 जाएगा 1, 114। आपको बताना क्या है, ADC की ही तो वैल्यू हम लोगों ने निकाली 114 मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये थे आपके टोटल आज के मॉक टेस्ट के, मतलब टॉप 14 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार शेड्यूल देख लो, पर डे 11 बजे आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास रहेगी, 12 बजे मैथ्स की रहेगी, 1 बजे आपका हिंदी, 2 बजे MPG की, 3 बजे आपका रीजनिंग का क्लास रहेगा, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है। कोई अगर आप लोगों के पास फीडबैक हो कि और ज्यादा कैसे इंप्रूव करें इन चीजों को, तो ये भी आप लोग बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है। मिलते हैं हम लोग अपने पार्ट 3 में।